सब मेहमान उस वक्त लॉन में जमा थे। हर तरफ गहमा गहमी थी। नौजवान लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ बातों में मगन थे और घर के दूसरे हिस्से में भंगड़े वाले मौजूद भंगड़ा डाल रहे थे। ये पार्टी कम और शादी ज्यादा नजर आ रही थी। सफिया बेगम जल्दी से किचन में दाखिल हुई। जब उन्होंने सोनिया को काम करते हुए पाया तो उनके माथे पर बल पड़ गए। वो तेजी से चलती हुई उसके पास गई और उसे बाजू से पकड़कर सीधा करते हुए कहने लगी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है जब घर में दावत हो तो तुम कमरे से बाहर ना निकला करो, मगर लगता है कि तुम्हें मेरी एक बार कही हुई बात समझ में नहीं आती। मुमानी जान, मैं खुद जानबूझकर नहीं आई, बल्कि मुझे किरण। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, उसकी मुमानी का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। ना तो उसे हैरत हुई थी और ना ही उसे दुख हुआ था, क्योंकि ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। उसकी सुबह का आगाज ही इसी तरह से होता था। अब तो वो इन सारी चीजों की आदी हो चुकी थी। चलो अब जल्दी से मेरी नजरों से ओझल हो जाओ। उन्होंने उसे डांटकर कमरे में भेज दिया। सफिया बेगम ने सब मुलाजमों को बाहर खाना लाने के लिए कहा और इस दौरान उनकी नजर रानी पर पड़ी। वो जानती थी, जो उनकी सबसे वफादार नौकरानी थी। वो उसके पास गई और कहा कि कुछ भी हो जाए, सोनिया को कमरे से आज बाहर नहीं निकलने देना, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका हुस्न सब रिश्तेदारों को उसकी तरफ मुतवज्जा करे। बिलाशुबा वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। अगर ये कहा जाता कि वो परिस्तान की शहजादी थी तो इसमें कुछ भी गलत ना होता। सफिया बेगम उसका ये हुस्न देखकर बहुत ज्यादा खौफजदा होती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि आजकल की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हुस्न को ही अहमियत दी जाती है। और जिस क्लास से वो ताल्लुक रखती थी, वहाँ तो खूबसूरत लड़कियों को सर आंखों पर बिठाया जाता था और लड़के भी अपना सब कुछ उन पर लुटाने के लिए तैयार हो जाते थे। जब रानी कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा कि उसकी बीबी ऊंधे मुंह बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने अपने लहजे को मजबूत रखा और कहा कि तुम्हें बाहर मुमानी बुला रही हैं। वो चाह रही हैं कि वो तुम्हारा रिश्तेदारों से तारुफ करवाएं। उसकी बात सुनकर सोनिया हैरान हो गई। उसने दिल ही दिल में सोचा कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। इससे पहले कि वो रानी से सवाल करती, वो ये कहकर तेजी से कमरे से निकल गई कि 5 मिनट के अंदर अंदर तैयार होकर बाहर आ जाना, वरना तुम्हें अपनी मुमानी का पता है। उसने काले रंग का एक पुराना जोड़ा निकाला था। बाकी कपड़ों की निस्बत उस जोड़े की हालत कदरे बेहतर थी। जब उसने वो पहना और शीशे में जाकर खुद को देखा तो चंद लम्हे वो खुद को देखती ही रह गई थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है। आज तक कभी भी उसने खुद पर इतनी तवज्जो नहीं दी थी। आज वो उस काले जोड़े में एक धमकता हुआ चांद लग रही थी। उसने मुस्कुराते हुए दराज से लिपस्टिक निकाली और वो हल्की हल्की होंठों पर लगा दी। इसी को उसने आई शेड के तौर पर इस्तेमाल किया और फिर काजल लगाकर कमरे से बाहर निकली। वहां पर जितने भी अमीरजादे थे, सभी हैरत और सताइश के मिले जुले तासुरात से उस खूबसूरत हसीना को देख रहे थे, जिसने महफिल में आकर महफिल को चार चांद लगा दिए थे। सुल्तान शाह, जो कि खूबसूरत लड़कियों का दीवाना था और उसकी यही कोशिश रहती थी कि वो हर रोज किसी न किसी खूबसूरत लड़की के साथ वक्त बिताए। जब उसने सोनिया को देखा तो उसके दिल में शिद्दत से ये ख्वाहिश जागी कि अब वो अपनी अगली गर्लफ्रेंड उसी लड़की को ही बनाएगा। इसी सिलसिले में वो अपने दोस्तों से अलग होकर कदरे खामोश जगह पर जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि थोड़ी ही देर तक वो उससे बात करने वाला था। सफिया बेगम चलती उसके पास गई और उसका बाजू पकड़कर कहने लगी, तुम्हें मैंने समझाया था कि कमरे से बाहर ना निकलना। ये सुनकर उसने हैरत से उनके चेहरे की तरफ देखा और कहा, मुमानी साहिबा, आपने मुझे खुद ही तो बुलवाया है। जवाबन उन्होंने उसे खूनखार नजरों से देखा और धमकी देते हुए कहा, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। वो दोनों आपस में बातें कर रही थी कि अचानक वहां पर रुखसाना अपने बेटे हाशिर के साथ चलती हुई उसके पास आई और कहने लगी, अरे सफिया, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारी बेटी इतनी खूबसूरत है। तुमने हमें पहले इससे क्यों नहीं मिलवाया? अरे ये मेरी बेटी नहीं है, बल्कि ये तो मेरे शोहर की भांजी है। अरे जो भी है, कम से कम तुम हमारा इससे तारुफ तो करवाती और हमें इससे मिलवा देती। इतनी प्यारी बच्ची है, कहीं इसका रिश्ता तो नहीं हुआ? इससे पहले कि सफिया बेगम जवाब देती, वो तेजी से बोल पड़ी, नहीं, मेरी कहीं भी बातचीत नहीं चल रही। रुखसाना बेगम के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो उसके करीब होकर उससे छोटे मोटे सवालात करने लगी। हाशिर भी बहुत दिलचस्पी से उस हसीना के चेहरे को देख रहा था, जो उन लोगों की सोसाइटी में चलने फिरने के लिए बिल्कुल फिट थी। अगर वो उसकी बीवी बन जाती
तो हर तरफ ही उसकी वाह वाह होती और फिर वो अपने बेटे को कहने लगी कि तुम इससे बातचीत करो, मैं जरा दूसरी दोस्तों को जाकर देखती हूँ। हाशिर को उसके करीबी छोड़कर वो साइड पर हो गई। अब दोनों वहां पर अकेले ही मौजूद थे। वो काफी कंफ्यूज नजर आ रही थी क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी किसी लड़के से बात नहीं की थी और ना ही उसका सामना इस तरह से किसी इंसान के साथ हुआ था। वो बार बार अपने हाथों को मसल रही थी। उसकी हरकतें हाशिर बहुत अच्छे तरीके से नोट कर रहा था। लगता है कि आप मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हैं। उसकी बात पर वो तेजी से नफी में सर हिलाने लगी और माजरत करते हुए कहने लगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आपसे कोई मसला नहीं है। दरअसल मेरी अपनी ये आदत नहीं है। मैंने आज तक कभी भी किसी लड़के से बात नहीं की और ना ही कभी किसी से सामना हुआ है, तो इसी वजह से थोड़ा सा अजीब महसूस हो रहा है। ये कहकर वो अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराई। उसके दोनों डिंपल नुमाया हुए थे जिसने उसकी मुस्कुराहट को मजीद दिलकश बना दिया था। सामने खड़े लड़के ने जब ये बात सुनी तो पहले तो उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया और फिर अगले ही लम्हे उसे लगा कि जिस औरत का वो इतने बरसों से इंतजार कर रहा था, अब वो औरत उसे मिल चुकी है। जिस सोसाइटी में रहता था वहां पर लड़कियां लड़कों से बिल्कुल भी परहेज नहीं करती थी। उनके साथ घूमना फिरना, आउटिंग करना और उसके अलावा खाने पीने के लिए जाना, यहाँ तक कि वो एक दूसरे के साथ नाजायज ताल्लुक भी बना देते थे। इसी वजह से हाशिर को ये सब देखकर बहुत खौफ महसूस होता था और बाज़ औक़ात रात गए तक वो यही सोचता रहता था कि अगर उसे भी इसी तरह की कोई आवारा लड़की मिल गई तब वो क्या करेगा। उसकी तो कहीं भी कोई इज्जत नहीं बचेगी। एक अच्छी लड़की की तलाश में उसने काफी लड़कियों से दोस्ती की थी मगर हर बार ही उसे मायूसी का सामना करना पड़ा था। जिंदगी में पहली बार वो अपने मकसद में कामयाब होता नजर आ रहा था। क्या वाकई आप सच कह रही हैं? क्या आज से पहले आपने किसी से भी मुलाकात नहीं की? उसकी हैरानगी से पूछने पर वो जोरों शोर से हाँ में सर हिलाने लगी। अब वो हद से ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए कहने लगी कि मैं जरा जाकर मेहमानों को देखती हूँ, लेकिन जाने से पहले अपना नंबर मुझे दे दीजिए। मगर मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है। हाशिर को लग रहा था जैसे वो पुराने जमाने की किसी लड़की से बात कर रहा था। आज के दौर में लड़कियों ने अपने पास दो दो तीन तीन मोबाइल रखे हुए थे और ये वाहिद लड़की थी जिसके पास अभी तक एक फोन भी मौजूद नहीं था। आप मुझे बता दें, आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं ना? अब अगली बार उसे गुस्सा आ गया और वो सख्त लहजे में कहने लगी, ना ही मेरा आपके साथ कोई ऐसा रिश्ता है जिसकी बिना पर मैं आपसे मजाक करूं और ना ही मैं आपके किसी सवाल का जवाब देने की पाबंद हूँ। मेहरबानी करें यहाँ से चले जाएं। मुझे अब आपसे कोई भी बात नहीं करनी। अब आप मेरे साथ बदतमीजी कर रही हैं। अगर मैं आपकी मुमानी को इस बारे में बता दूं तो उसने चेक करना चाहा था कि वो उस पर कैसा रद्द-ए-अमल दिखाएगी और उसकी तवक्का के मुताबिक वो खौफजदा हो गई और जल्दी से कहने लगी, नहीं नहीं, मेरा मकसद आपके साथ बदतमीजी करना हरगिज नहीं था। मैं आपसे अपने रवैये की माफी मांगती हूँ। वो जल्दी से नरम पड़ गई। दूसरी तरफ हाशिर के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने अपनी जेब से नया मोबाइल निकाला, उसमें से अपनी सिम निकाली और वो मोबाइल उसके हवाले करते हुए कहा कि ये अपने पास रख लीजिए क्योंकि आज के बाद आपसे इसी पर ही राब्ता किया करूंगा। वो इनकार करना चाहती थी लेकिन सामने खड़े इंसान ने दोबारा से उसे धमकी दी थी कि अगर उसने ये मोबाइल ना लिया तो वो उसकी मुमानी को शिकायत लगा देगा। ना चाहते हुए भी उसने मोबाइल थाम लिया और अपने कमरे में वापस चली आई। ये नहीं था कि उसे मोबाइल चलाना नहीं आता था, उसे हर एक चीज के बारे में पता था क्योंकि अक्सर ही वो किरण का मोबाइल इस्तेमाल करती रहती थी। मगर उसकी मुमानी ने कभी भी उसे अपना पर्सनल फोन लेकर नहीं दिया था। एक बार उसने मामू जान से इस बारे में बात की थी तो मुमानी ने उसके किरदार पर वार किया था और अरसल साहब को कहा था कि कोई जरूरत नहीं है इसे मोबाइल लेकर देने की। वैसे भी मुझे इसके चाल चलन ठीक नहीं लगते। आप इसकी माँ के बारे में अच्छे तरीके से जानते थे कि वो किस तरह की औरत थी। मुझे तो यकीन है कि ये भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलेगी, इसीलिए इसे किसी भी तरह का मौका देने की जरूरत ही नहीं है। इसे जितना कंट्रोल में रखेंगे उतना ही बेहतर होगा। मामू ने भी बेगम साहिबा की बात मानने का फैसला किया और उसे साफ साफ कह दिया था कि कोई जरूरत नहीं है ये खराफात अपने पास रखने की, जबकि उनकी बेटी के पास दो दो मोबाइल थे। एक मोबाइल की बैटरी लो होती थी तो वो दूसरा उठा लेती थी। कोई भी उसे मना करने वाला नहीं था और ना ही कोई उस पर नजर रखने वाला था।
जिस दिन उन्होंने उस पर इल्जाम लगाया था, उसी दिन ही उनकी बेटी रात के वक्त एक लड़के के साथ पकड़ी गई थी। वो यकीनन उसका दोस्त था और बिला शुबा वो लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी रात के 2 बजे उसने अपने दोस्त को कमरे में बुलाया था और उसके साथ बैठकर गप्पे लगा रही थी। मुमानी तेजी से वहां पर चली गईं और जब उन्होंने सामने मंजर देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उनकी बेटी भी उनकी नजरों में धूल झोंक सकती। दूसरी तरफ किरण को अंदाजा नहीं था कि वो पकड़ी जाएगी। उसे अपनी बेवकूफी पर गुस्सा आ रहा था। कम से कम उसे दरवाजा तो लॉक कर ही लेना चाहिए था, मगर उसकी बदकिस्मती कि वो लॉक करना भूल गई। उस दिन उसे माँ से बहुत ज्यादा मार पड़ी थी। वो मरने के करीब पहुंच गई थी। उसने वादा किया था कि वो दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करेगी, मगर उसने फिर यही काम किया। अब तो सफिया बेगम ने भी उसे मना करना छोड़ दिया था और उसे उसी के हाल पर फेंक दिया था। वो जान गई थी कि अब तरबियत करने का वक्त निकल गया है। अब उनकी बेटी जवान हो गई है, उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो गई है। अब वो वही सब कुछ किया करेगी जो करने के लिए उसका दिल चाहेगा। वो अपनी बेटी पर कंट्रोल खो चुकी थी और इस बात पर उन्हें गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी आ रहा था। बल्कि अब तो हालात ऐसे पैदा हो गए थे कि वो किरण की बातें अरशद साहब से छुपाने लगी थी। उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो बेटी की हरकतें देखकर वो उसका सर खोलने के लिए तैयार ना हो जाएं। रात तकरीबन 1 बजे का वक्त था। वो कमरे में लेटी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अभी थोड़ी देर पहले होने वाली पार्टी के मनाजिर उसकी नजरों के सामने घूम रहे थे। अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज सुनकर सबसे पहले उसने मोबाइल तकिए के नीचे छुपाया। उसने दरवाजा जाकर खोला। सामने ही सफिया बेगम खड़ी थी। एक लम्हे की भी देरी किए बगैर वो कमरे के अंदर दाखिल हुई और उसके बालों से पकड़ते हुए झटके देने लगी और डांटने लगी कि जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुमने इस पार्टी में नहीं आना तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। तकलीफ के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो खुद को छुड़वाने की कोशिशों में हलकान हो रही थी, लेकिन यूं लग रहा था जैसे उसके बाल किसी जलाद की गिरफ्त में हो। वो सिसकने लगी और कहने लगी कि मुझे आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। उन्होंने जब दोबारा से कहा कि मैंने रानी के हाथ पैगाम भेजा था तो उस पर भी उसने ला इल्मी का इजहार किया। 3-4 थप्पड़ खाने के बाद वो वहीं जमीन पर बैठ गई। सफिया बेगम भी बाहर चली गईं। वो जमीन पर बैठी अपनी किस्मत पर मातम मना रही थी। वो अपने माँ बाप की लाडली बेटी थी, लेकिन अचानक ही एक कार एक्सीडेंट में उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया था। उसके बाद चचा ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। खाला जो कि पहले उसे मोहब्बत का इजहार करती थी, उसको प्यार करते हुए ना थकती थी, उन्होंने भी उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। तब उसके मामू जान ने उस पर तरस खाया और उसे लेकर यहाँ पर चले आए, लेकिन उसकी मुमानी जान उसके हुस्न से खौफजदा होती थी। जिस दिन वो यहाँ पर आई थी उस दिन उनका बेटा मुल्क से बाहर चला गया था। वो शुक्र अदा कर रही थी कि उन दोनों की आपस में मुलाकात नहीं हो सकी। वो जानती थी कि उनका बेटा हुस्न का पुजारी है। खूबसूरत चेहरे उसे मुतवज्जा करते हैं। हादी को यहाँ से गए हुए काफी साल गुजर गए थे। ना तो उसने कभी सोनिया को देखा था और ना ही कभी उससे कोई बात की थी। वो दोनों ही एक दूसरे के लिए अजनबी थे। थोड़ी ही देर के बाद रानी कमरे के अंदर दाखिल हुई। अरे बीबी जी, आप ठीक तो हैं? अपने लिए बीबी का लफ्ज सुनकर उसने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे इस नाम से मुखातिब ना किया करो। मैं इस घर की मालिका नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी तरह ही एक मामूली सी नौकरानी हूँ। अरे ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? आप तो मुझे एक परिस्तान की शहजादी लगती हैं। और बिल्कुल फिक्र ना करें, मुझे यकीन है कि बहुत जल्द ही आपका शहजादा आपको यहाँ से लेकर चला जाएगा। फिर आपकी जिल्लत भरी जिंदगी से जान छूट जाएगी। उसने प्यार से सोनिया के हाथ पकड़े और उसे तसल्ली देते हुए कहा। अब उससे भी खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। उसने अपना सर रानी के कंधे पर टिका लिया और रोते हुए कहने लगी कि तुम्हें नहीं पता मैं कितनी तकलीफ में हूँ। ये लोग मेरे साथ जैसा सलूक कर रहे हैं, मैं इस सलूक की बिल्कुल भी हकदार नहीं हूँ। मैं अपने वालिदैन की इकलौती और लाडली बेटी थी। मेरी हर ख्वाहिश मेरे मुंह से निकलने से पहले ही पूरी हो जाती थी, मगर अब देखो मैं किन हालातों से गुजर रही हूँ। कोई भी मेरा ख्याल रखने वाला नहीं है। यहाँ पर मौजूद लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे गालियां ही देते हैं और मुझे बुरा भला कहते हैं। ये कहकर वो दोबारा से रोने लगी। काफी देर बाद उसका दिल हल्का हुआ तो उसने अपने आंसू साफ किए और रानी को कहा, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है।
मुझे माफ करना, अब तुम अपने कमरे में जाओ और जाकर आराम करो, बहुत देर हो गई है, वैसे भी तुम्हें सुबह जल्दी उठना होगा। वो तेजी से कमरे से बाहर चली गई, जबकि उसे अब भूख का एहसास होने लगा था। दोपहर से उसने कुछ भी नहीं खाया था और अभी उसका सर बुरी तरह से चकरा रहा था, पेट से भी आवाजें निकल रही थी। उसने खुद पर रहम करने का सोचा और किचन में चली गई। जानती थी कि दावत का बहुत सारा खाना बच गया होगा। अभी वो किचन में खड़ी अपने लिए खाना निकाल ही रही थी कि अचानक ही उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। किसी ने उसके कंधों पर हाथ रखा था। इससे पहले कि उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकलती, उस शख्स ने उसके लबों पर हाथ रख लिया। उसने फटी फटी नजरों से जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो चंद लम्हों के लिए तो देखती ही रह गई। बिला शुबा वे खूबसूरत नौजवान था, मगर वो रात के इस पहर यहाँ पर क्या कर रहा था? अभी हादी ने अपना हाथ उठाया ही था कि वो दोबारा से चिल्लाने लगी, चोर चोर। उसने दोबारा से उसके लबों पर हाथ रखा और कानों में घुराते हुए कहा, पागल हो गई हो? ये क्या बोले जा रही हो? तुम्हें मैं कहाँ से चोर लगता हूँ? अब की बार वो मासूमियत से आंखें टिपटिपा कर उसके चेहरे को देखने लगी और कहने लगी कि चोरों के मुंह पर ये नहीं लिखा होता कि वो चोर हैं, उनकी हरकतों से ही अंदाजा लगाया जाता है। तुम रात के इस पहर खामोशी से इस घर के अंदर दाखिल हो गए हो। मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो, वरना मैं सब लोगों को जगा दूंगी, फिर वो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। उसने अपने करीब पड़ा हुआ चमचा उठाया और उसकी तरफ उंगली उठाकर धमकी देने वाले अंदाज में उससे कहा। एक मासूम सी छोटी सी लड़की की ये हरकत देखकर हादी खिलखिलाकर हंसने लगा और कहने लगा, यार तुम सच में बेवकूफ हो या फिर बेवकूफ बनने की एक्टिंग कर रही हो? वो हंसता हंसता उसके करीब गया, मगर इससे पहले ही उसने वो चमचा जोर से हादी के सर पर दे मारा। उसे अपना सर चकराता हुआ महसूस होने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर उसके हाथ पांव बुरी तरह से फूल गए। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। वो तेजी से रानी के कमरे की तरफ भागी थी कि उससे मदद तलब कर सके। वो जो सोने के लिए लेट रही थी, दोबारा से दस्तक की आवाज सुनकर भागकर अपने बेड से उठी थी। उसे यकीन हो गया था कि आज ये रात तो वो चैन से नहीं सो सकती। जब दरवाजा खुला तो सामने ही छोटी बीबी खड़ी थी। उसने अपने चेहरे के तासुरात नॉर्मल किए और परेशानी से सोनिया से पूछने लगी कि क्या हो गया है, इस पहर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? वो कुछ भी बोले बगैर उसका हाथ पकड़कर उसे किचन में लेकर गई। सामने का मंजर देखकर उसे लगा कि उसने कुछ गलत देख लिया है। बेयकीनी से उसने अपनी छोटी बीबी के चेहरे की तरफ देखा और कहा, ये आपने क्या कर दिया है? आपको अंदाजा भी है कि ये इंसान कौन है? जवाबन उसने तेजी से नफी में सर हिलाया। अरे ये इंसान इस घर का सबसे छोटा बेटा है। ये हादी साहब हैं जो आज ही वापस आए हैं। आप मुझसे पूछ रही थी कि बाहर कितना शोर किस चीज का है, तो वो इन्हीं की आमद का ही था। उन्होंने सब घर वालों को सरप्राइज दिया है। ये 7 साल बाद अपने वतन वापस आए हैं और आते साथ ही आपने इनके साथ ये सब। अगर मुमानी को इस बारे में पता चल गया तो वो मुझे कच्चा चबा जाएंगी, उसने परेशानी से कहा और फिर दोबारा से नौकरानी की मिन्नतें करने लगी और उससे कहने लगी कि तुम मेरी मदद करो, हम जल्दी से इन्हें इनके कमरे में छोड़ाते हैं। ना बाबा ना, अगर बड़ी बेगम ने मुझे भी देख लिया तो मुझे वो नौकरी से निकाल देंगी। आपको तो बहुत ज्यादा से ज्यादा डांटेगी, आपको वो इस घर से तो नहीं निकालेंगी। तुम तो मुझसे वफादारी के बड़े दावे करती थी, अब तुम्हारी वफादारी कहाँ पर गई? चलो इसे मेरे साथ उठवाओ, वरना मैं मुमानी को ये बता दूंगी कि इनके साथ ये सलूक तुमने ही किया है। वो उसे धमकी देने लगी। न चाहते हुए भी वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई और फिर दोनों ने उसको सहारा दिया और कमरे में पहुंचा दिया। बेड पर लिटाने के बाद रानी तो तेजी से वहां से भागी थी, मगर वो अभी तक उसके कमरे में ही मौजूद थी और पास से उसका जायजा ले रही थी। ये कमरा वो रोज ही सुबह आकर साफ करती थी, क्योंकि उसके मामू का हुक्म था, क्योंकि वो कहते थे कि उनका बेटा किसी भी वक्त अपने वतन वापस आ सकता है। इसी वजह से उसके कमरे को हर वक्त ही तैयार रखना चाहिए। उसने कभी भी कमरे की कोई भी चीज नहीं छेड़ी थी। एक बार उसे एक एल्बम मिला था, लेकिन मजाल है जो उसने खोलकर देखा हो या उसे कभी तजस्सुस हुआ हो कि उसका एक ही कजन है, वो कैसा है, कैसा दिखता है, क्या करता है। उसे किसी चीज से कोई गर्जी नहीं थी। वो बाहर जाने ही लगी थी कि हादी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे अपना खून खुश्क होता महसूस हुआ। वो खौफजदा नजरों से जब उसने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखें बंद थीं।
वो मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोल रहा है। थोड़ी ही देर के बाद उसने झटके से अपना हाथ आजाद करवाया और एक लम्हे की भी देरी किए बगैर अपने कमरे की तरफ भागी। उसका पूरा वजूद उस वक्त खौफ से लरज रहा था। उसकी सांस पूरी तरह से फूली हुई थी। उसे लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। वो अल्लाह ताला से यही दुआएं कर रही थी कि या तो सुबह ही ना हो, और अगर सुबह हो तो उस इंसान की याददाश्त चली जाए, वो उसके बारे में कुछ भी बताने के काबिल ना रहे, क्योंकि यही दो सूरतें थीं जो उसे बचा सकती थीं। सुबह उसकी आंख काफी लेट खुली थी, क्योंकि वो रात 1 बजे सोई थी। जब किचन में गई तो सामने का मंजर देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। मोमानी किचन में खड़ी अपने बेटे के लिए पराठे बना रही थी। अम्मा, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। उसको देखकर वो जल्दी से बोला। सोनिया का चेहरा शर्मिंदगी की वजह से लाल हो गया, मगर वो लब से कुछ भी नहीं बोली थी। वो हाथ जोड़कर हादी की मिन्नतें करने लगी और उसे इशारे करने लगी कि वो रात के बारे में किसी को भी ना बताए। जवाबन हादी ने उसे इशारे से कहा कि तुमसे मैं इस बारे में बात करूंगा। वो पूरा दिन उसने कोई भी काम नहीं किया था, यहाँ तक कि घर की सफाई भी नौकरानियों ने ही की थी, और ये सब कुछ उसके कजन की बदौलत हो रहा था। वो जब भी उसे कोई काम करता हुआ देखता था तो वहां पर किसी और नौकरानी को बुला लेता था और काम पर लगा देता था। ये चीज जब सफिया बेगम ने नोट की तो उन्हें खतरे की बू शिद्दत से आने लगी। कुछ गलत होने का एहसास हुआ। बेटे की बदलती हुई हालत देखकर उन्हें परेशानी होने लगी थी। वो उसकी फितरत से अच्छे तरीके से वाकिफ थी। हादी हमेशा उन्हीं लोगों में दिलचस्पी लेता था जिनसे वो हद से ज्यादा मोहब्बत करता था। तो क्या वो सोनिया से भी मोहब्बत करने लगा था? उन्होंने सोचा और फिर नफी में सर हिलाते हुए खुद को तसल्ली देते हुए कहा कि ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो मैं अपने बेटे के दिल से उसकी मोहब्बत निकाल दूंगी। वो इस काबिल नहीं है कि मैं उसे अपने घर की बहू बनाऊं। 7 साल तक उसने उसे नौकरानियों का दर्जा दिया है, अब मैं उसे कैसे मालकिन का दर्जा दे सकती हूँ, जबकि उसकी माँ ने मेरी जिंदगी अजीरन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सारी जिंदगी वो हम दोनों मियाँ बीवी में फूट डालती रही थी। मैं उसे हरगिज भी कबूल नहीं करूंगी। वो खुद से वादे कर रही थी और खुद को झूठी तसल्लियां दे रही थी, ये सोचे बगैर ही ये किस्मत में तो कुछ और ही लिखा हुआ है, और जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वैसे वैसे उसकी हाशिर से बातचीत भी बढ़ती चली जा रही थी। सबसे पहले उसने उसे एक दिन बाद कॉल की थी। वो उसे छोटे छोटे सवाल कर रहा था और उससे उसके खानदान के बारे में भी पूछ रहा था। चूंकि वो बहुत मासूम लड़की थी और चालाक लड़कियों की तरह नहीं थी, उसे पता नहीं था कि कौन सी बात छुपानी है और कौन सी बात बतानी है। उसके दिल में जो भी आ रहा था वो बोले चले जा रही थी। उन दोनों की आपस में अच्छी दोस्ती हो गई थी। हाशिर उसे मिलने के लिए बुला रहा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो जानती थी कि अगर उसकी मुमानी ने उसे पकड़ लिया या इस बारे में पता लगा लिया तो उसके साथ बहुत बुरा सलूक करेंगी। जब उसने अपने डर का इजहार उस इंसान के सामने किया तो वो उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा, मेरे होते हुए तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने तुम्हें घर से निकाला तो मैं तुम्हें निकाह करके अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। मैं तुम्हें वो जिंदगी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी करूंगा। पहले वो उससे शादी करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन जब उससे पता चला था कि उसके माँ बाप मर चुके हैं और मुमानी के सहारे जिंदगी गुजार रही है, तो उसने भी अपने ख्यालात तब्दील कर लिए। अब उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उस लड़की को इस्तेमाल करना था, और इसीलिए ही वो उसे बेवकूफ बना रहा था। वो ये बात भी अच्छे तरीके से जानता था कि वो उसकी जिंदगी में आने वाला पहला लड़का है और वो जमाने की चालाकियों से भी नावाकिफ है। उसने अभी ठीक तरह से दुनिया को देखा नहीं था। इसी वजह से वो उसे अपना आप बहुत ही अच्छा करके पेश कर रहा था। वो उसे ये दिखा रहा था कि वो उसके साथ सबसे ज्यादा मुखलिस है, उसे सोनिया की सबसे ज्यादा फिक्र है, वो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। वो बेवकूफ भी उसकी बातों पर यकीन कर रही थी। अगर वो उसकी जिंदगी में मौजूद ना होता तो उसे यकीनन ही हादी की मोहब्बत का एहसास हो जाता, मगर अब चूंकि वो उसकी जिंदगी में पहले ही आ चुका था, इसी वजह से वो उसमें दिलचस्पी नहीं लेती थी। अगर कभी हादी उसे बुलाता था तो वो उसके छोटे मोटे काम कर लेती थी या फिर उसे कोई छोटी सी बात कह देती थी। इसके अलावा उसने उसके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखा हुआ था। दूसरी तरफ हादी की यही ख्वाहिश होती थी कि वो उसके साथ बातें करता रहे, उसके साथ भी वक्त
बिताए, घूमने फिरने के लिए जाए, लेकिन ये लड़की उसके काबू में ही नहीं आती थी। उसने जब अपनी बहन से सोनिया के बारे में पूछा तो किरण ने सच सच बता दिया कि वो एक सादा सी लड़की है जो 7 साल से घर के अंदर ही मौजूद है। अम्मा उसे कहीं भी आने जाने की इजाजत नहीं देती और ना ही किसी इंसान को उससे मिलने की इजाजत देती हैं। मैं तो हैरान होती हूँ कि वो कैसे अभी तक जी रही है। मुझे तो कोई एक दिन भी घर के अंदर कैद करे तो मेरा तो सांस ही बंद हो जाएगा। दोनों बहन भाइयों को उसके बारे में गलत फहमी हो गई थी, क्योंकि वो दोनों ही उसकी जिंदगी में आने वाली नई तब्दीली को नहीं जानते थे। दोनों को ही नहीं पता था कि अब वो काफी मॉडर्न होती जा रही है और अब उसकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आ गया है जिसकी आंख से वो दुनिया को देख रही है और जिसके दिमाग से वो दुनिया को सोच रही है। एक दिन उसने हिम्मत की और हाशिर से मिलने के लिए चली गई। ये एक्सपीरियंस उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस था। वो उसके साथ घूमने के लिए गई। हाशिर ने उसे शॉपिंग करवा कर दी और उसे एक होटल में जाकर खाना भी खिलाया। वो भी उसके साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि अभी वो उसे अपने एतमाद में ले रहा था। उसने फैसला किया था कि वो मोहब्बत के नाम पर उसके साथ गलत करेगा और उस मजबूत सी लड़की को तोड़कर उसकी अपनी ही नजरों में गिरा देगा। वो एक घटिया इंसान था। हादी एक दिन अपनी माँ के पास गया और बोला कि मैंने सोनिया से शादी करनी है। ये सुनने की देर थी कि उन्होंने सारा घर सर पर उठा लिया और वाह वेला मचाते हुए कहा कि ये मैं किसी भी सूरत मुमकिन नहीं होने दूंगी। तुम इतने फालतू नहीं हो कि मैं तुम्हें एक मामूली सी लड़की के साथ बांध दूं। मैं तुम्हारी शादी एक बहुत ही आला घराने में करूंगी और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। दूसरी तरफ उनका बेटा उनके काबू में नहीं आ रहा था। दोनों माँ बेटे में जंग छिड़ चुकी थी। इस बात से बिल्कुल अनजान सोनिया अपने कमरे में बैठी मोहब्बत का इजहार कर रही थी और उससे मिलने की प्लानिंग बना रही थी। उसी वक्त ही कमरे का दरवाजा खुला और किरण कमरे के अंदर दाखिल हुई। जब उसने अपनी कजन को मोबाइल उठाए हुए देखा तो वो एक लम्हे की देरी किए बगैर उसके सर पर आकर खड़ी हो गई और उसके हाथ से मोबाइल खींचते हुए कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से उसे हाशिर की आवाज सुनाई दी तो बेयकीनी से उसका मुंह खुले का खुला रह गया। ये वही इंसान था जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी, जिसने मोहब्बत के नाम पर उससे इस्तेमाल किया था और फिर उसे छोड़ दिया था। अब वो उसकी कजन के पीछे पड़ा हुआ था। ये किरण को किसी भी सूरत कबूल नहीं था। उसने सोनिया से मोबाइल लिया और उसे धमकी देने वाले अंदाज में कहा कि अगर तुमने दोबारा से इससे राब्ता करने की कोशिश की तो मैं अम्मी जान को बता दूंगी। तुम जानती हो वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगी। उसने उसे समझाया भी था कि ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बेहतर है कि इससे दूर ही रहो। उसके वहां जाने के बाद वो बहुत ज्यादा बेचैन हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे हाशिर से राब्ता करे और अपने साथ होने वाले सानिया के बारे में बताए। रात के वक्त वो हादी के पास पहुंची और उसका मोबाइल उधार लिया। फिर उसने उससे राब्ता किया और उसे बता दिया। उसके महबूब ने उसे तसल्ली दी और कहा, तुम्हें डरने की या फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वो घर से क्या निकालेंगे, तुम खुद ही वो घर छोड़कर मेरे पास चली आओ और मेरा एक फ्लैट है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वहाँ पर तुम्हें किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना होगा। मैं तुम्हें 1 साल तक वहीं पर रहने की इजाजत दूंगा। अब तुम 18 साल की हो चुकी हो, इंडिपेंडेंट हो, तुम्हें हिम्मत करनी होगी, खुद को संभालना होगा। कब तक तुम इस दुनिया के सहारे जीती रहोगी। उसने अच्छे तरीके से सोनिया की ब्रेन वॉशिंग कर दी थी। दूसरी तरफ वो नहीं जानती थी कि उसकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है। रात के वक्त यूं ही उसने ऑडियो फाइल खोली तो सबसे पहले एक रिकॉर्डिंग देखी। हादी ने जब वो रिकॉर्डिंग चलाई, जैसे जैसे वो सुनता गया वैसे वैसे उसकी आंखें शदीद गुस्से की वजह से लाल होती चली गईं। उसे सोनिया से इस कदर बेवकूफी की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसका दिल कर रहा था कि अभी और उसी वक्त उसके पास जाए और उसे झिंझोर डाले कि आखिर वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है, आखिर कैसे वो किसी मर्द के झूठे वादों पर यकीन कर सकती है और कैसे वो उसके फरेब में आ सकती है। अगर दूसरी तरफ कोई अच्छा इंसान होता तब भी वो कुछ भी ना कहता और शायद अपनी कजन को इजाजत दे देता, लेकिन दूसरी तरफ एक नंबर का फ्लर्टी इंसान था जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को इस्तेमाल करना था। अगले दिन जब वो उसके फ्लैट पर पहुंचे तो वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों सोफे पर बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि उसे महसूस हुआ जैसे वो उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। उसे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। वो थोड़ा सा पीछे होकर सिर रख गई तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे मुझसे दूर होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा अपना ही हूँ।
दोनों का एक दूसरे के साथ मजबूत रिश्ता है। उसने हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा कि ये किस तरह की बातें कर रहे हो? जब तक हम दोनों का निकाह नहीं हो जाता, तब तक कोई भी मजबूत रिश्ता कायम नहीं हो सकता। यार, तुम तो अभी वही पुराने जमाने में जी रही हो। आजकल के दौर में कोई भी इस तरह की बातों पर यकीन नहीं रखता। मैंने तुम्हें अपनी बीवी मान लिया है और तुमने मुझे अपना शौहर तस्लीम कर लिया है। बस यही हम दोनों के लिए काफी होना चाहिए। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो? उसे शिद्दत से अपनी बेवकूफी का एहसास हो रहा था। उसे उस शख्स पर इतना ज्यादा यकीन नहीं करना चाहिए था। वो तेजी से उसके करीब से उठी और कहने लगी कि मुझे घर वापस जाना है। तो वो मुस्कुराते हुए बोला कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से आई थी, लेकिन यहाँ से अब तुम मेरी मर्जी से ही जाओगी। जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता, तब तक मैं तुम्हें यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलने दूंगा। उसने साथ खड़ी लड़की का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कमरे की तरफ ले जाने लगा और वो ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी। उसी वक्त ही फ्लैट का दरवाजा खुला। हादी उस फ्लैट के मालिक के साथ अंदर दाखिल हुआ। अपनी कजन का हाथ पकड़कर वहां से लेकर चला गया। शाम के वक्त वो हाशिर के घर गया और उसके घर वालों के सामने उसने उसे इतना बुरी तरह से पीटा कि वो मौत के करीब पहुंच चुका था, क्योंकि उसके पास बहुत सी ऐसी वीडियोस थी जिनमें वो लड़कियों के साथ गलत काम कर रहा था। इसी वजह से उसके वालिदैन भी कुछ नहीं बोले, बल्कि उसकी मिन्नतें करने लगे कि वो उसके बारे में किसी को भी ना बताए। वो अपने बेटे को समझाएंगे और उसे सुधारेंगे। उसने उन्हें धमकी दी थी कि अगर वो दोबारा से उसने किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का इरादा किया, तो वो किसी पर भी रहम नहीं खाएगा और उसकी असलियत को सारी दुनिया के सामने ले आएगा। दूसरी तरफ उसने सोनिया को भी अच्छा खासा सबक सिखाया था। उससे डांटा था और समझाया था कि जो कुछ भी करने जा रही थी, उससे ना सिर्फ उसकी जिंदगी तबाह हो जाती, बल्कि उसके अलावा वो कभी खुद को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। सोनिया से उसने अभी तक शादी करने का इरादा किया हुआ था। वो जानता था कि हर इंसान से ही बेवकूफी होती है। जब वो उसकी उम्र का था, तब उसने भी बहुत सारी बेवकूफियां की थी। अब एक इंसान की छोटी सी बेवकूफी की वजह से उसे छोड़ देना एक और बड़ी बेवकूफी है, जो वो नहीं करना चाहता था। वो सफिया बेगम को मनाता रहा। जब उसे पता चला कि उसकी माँ सिर्फ और सिर्फ इस वजह से जिद कर रही है क्योंकि वो सोनिया की माँ को पसंद नहीं करती थी, तो उसका खून गुस्से से खौल उठा। क्योंकि ये एक ठोस रीजन नहीं थी, वो अपनी पुरानी दुश्मनी की वजह से अपने बेटे की जिंदगी खराब कर रही थी, जबकि वो इस चीज की इजाजत किसी को भी नहीं दे सकता था। उसने अपने बाप को साफ साफ कह दिया था कि अगर उन्होंने उसका सोनिया से निकाह नहीं करवाया, तो वो एक ही हफ्ते के अंदर अंदर उसे लेकर मुल्क से बाहर चला जाएगा। दोनों मियाँ बीवी बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए थे, क्योंकि अपने बेटे से आगे उन्हें कुछ भी अजीज नहीं था। उससे दूरी के बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। पहले भी वो उनसे इतना अरसा दूर रहा था। यूं उन दोनों का निकाह करवा दिया गया। सोनिया बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। उसे लग रहा था कि उसके कजन ने बदला लेने के लिए ये शादी की है, मगर उस रात उसकी ये गलत फहमी भी दूर हो गई जब हादी ने उसे मोहब्बत का इजहार किया और उससे वादा किया कि वो उसे सारी खुशियां देगा। उसकी मुमानी भी ठीक हो गई थी। अब वो उससे अच्छा सलूक करने लगी थी। मामू भी उससे मोहब्बत और प्यार से पेश आने लगे थे। जो चीजें उसे पहले तकलीफ देती थी, अब वो उसके सुकून का सबब बनी हुई थी।